दोस्तों नमस्कार। और आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, मगध साम्राज्य का उदय। तो प्रिय साथियों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें, जिसलिए कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से वो वीडियो समझ में आ सके। तो आज इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम 4 वंशों के बारे में पढ़ेंगे: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो 4 वंशों का जो उदय हुआ था वो किस प्रकार से उदय हुआ और इसमें कौन कौन से राजा हुए, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये साथियों, हमारे इस वीडियो को आप अपने साथियों तक शेयर करेंगे और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम मगध साम्राज्य का उदय। देखिए, जो मगध साम्राज्य का उदय था, तो जो मगध का जो संस्थापक था, जो संस्थापक था वो माना जाता है किसको? बृहद्रथ को। किसको माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। किसका संस्थापक? मगध साम्राज्य का। अब मगध साम्राज्य का जो जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ का एक पुत्र था, उसका नाम था जरासंध। जरासंध। तो जो जरासंध था, ये जरासंध कहाँ का था? मगध का, यानी बृहद्रथ का लड़का था। और ये भी बताया जाता है कि जो जरासंध था वो कंस का ससुर था। यानी जो जरासंध था, जरासंध की 2 लड़कियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इसके जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति। तो अस्ति और प्राप्ति की जब शादी ये जरासंध करता है तो सारे राजाओं को आमंत्रित करता है। तो उसमें मथुरा का राजा कंस भी जाता है। और जब कंस जाता है तो इसने एक शर्त रखी थी कि हमारे यहाँ जो कुवलीय पीढ़ा आती है उसको जो कोई हरा देगा उसके साथ हम दोनों बेटियों की शादी कर देंगे। तो कंस ने उसको हरा दिया और दोनों लड़कियों के साथ उसने शादी कर ली। तो ये थोड़ा, लेकिन इसका ये प्रमाण है इस किताब से थोड़ा हटके है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं किसके? मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक तो बृहद्रथ था और उसका लड़का था जरासंध। अब हम देखते हैं हर्यक वंश। देखते हैं जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, वो हर्यक वंश का संस्थापक था, वो था बिंबसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। ठीक है साथियों। और जो बिंबसार था वो 544 ईसा पूर्व में ये क्या था? मगध की गद्दी पर ये बैठता है। कौन? बिंबसार। तो बिंब जो सार था, ये बहुत प्रतापी राजा था और इसने जो अपनी राजधानी क्या बसाई? गिरब्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं। ठीक है साथियों, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज भी, इसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं। और ये बड़ा, इसने एक प्रजा के लिए स्वतंत्र काम किया। किसने? बिंबसार ने। और इसने क्या किया कि भगवान जो बुद्ध थे, बुद्ध की सेवा के लिए जो राजवैद था, कौन था? राजवैद आजीविक को, आजीवक को क्या थी?
उनकी सेवा के लिए भेजा। ठीक है, किसने भेजा था? वो था बिंबसार ने, बुद्ध की सेवा के लिए। और अवंती के जो राजा थे प्रद्योत को जब पांडु रोग हो गया था तो उनकी भी सेवा के लिए आजीविक को उन्होंने भेजा। किसने? बिंबसार ने। कहां पर भेजा था? शुश्रूषा भेजा था। ठीक है साथियों, शुश्रूषा भेजा था। और जो बिंबसार था, इस बिंबसार ने क्या किया कि इसने 3 शादियां की। बिंबसार ने कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की। कौन कौन सी देखते हैं। इसने जो बिंबसार ने 3 शादियां की। नंबर 1 प्रसेनजित की जो बहन थी, प्रसेनजित की बहन महाकौशला, प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की। महाकौशला से शादी की। दूसरे नंबर पे आती है मद्र देश की राजकुमारी। कौन से? मद्र देश की राजकुमारी। मद्र देश की राजकुमारी, उसका नाम था क्या था? क्षेमा। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। और उसके बाद देखते हैं कि तीसरे नंबर पे आती है राजा चेटक की बहन। राजा चेटक की बहन जो चेलन्ना थी, चेलन्ना से शादी की। चेलन्ना से शादी की। तो ये उसने तीन शादियां की। किसने? बिंबसार ने। और बिंबसार ने 52 साल तक राज्य किया। कितने साल तक राज्य किया इसने? बिंबसार ने, इस हर्यक वंश का संस्थापक था। इसने 52 साल तक राज्य किया। किस पर किया राज्य? मगध पर। ठीक है साथियों, अब इसके बाद क्या होता है कि इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। इसका पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। बिंबसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। अब अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता को मार दिया। अजातशत्रु यानी इसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, यानी इसकी क्या कर दी? अजातशत्रु ने हत्या कर दी। और अजातशत्रु का हिंदी में अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे क्या कहते? अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो था 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। तो अजातशत्रु जब मगध की गद्दी पे बैठता है तो इसका जो एक और नाम था, वो वास्तविक नाम था, इसका नाम था कुणिक। इसे कुणिक के नाम से और जानते हैं। ठीक है, अजातशत्रु का जो वास्तविक नाम था वो था कुणिक नाम। ठीक है, और इसका एक मंत्री था, उसका नाम था वर्षकार। और मंत्री का नाम था वर्षकार। वर्षकार के सहयोग से अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने वैशाली को इसने क्या किया? जीत लिया। ठीक है, और अजातशत्रु था वो ये भी बताते कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का
अनुयायी। जैन धर्म का क्या था, ये अनुयायी कहा जाता है। ठीक है साथियों, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अजातशत्रु था, इसलिए कितने सन में 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीत क्या थी, बौद्ध संगीत भी कराई थी, जैसा कि मैं पिछली बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब अजातशत्रु जो थे जैन धर्म का स्थायी था, इसका वर्षकार था, इसका मंत्री था, इसको वैशाली इसने जीती थी। अब इसके बाद अजातशत्रु ने 32 साल तक इसने क्या किया, मगध पर राज्य किया। किसने, अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु ने जब 32 साल तक राज्य किया तो अब इसका उत्तराधिकारी जो था वो था उदयायन। उसने क्या, उदयायन से कहते हैं उदयन। और उदयन ने भी क्या किया कि उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, यानी इसने अपने पिता को मारा तो इसने अपने पिता को मारा, इसलिए इसे पितृहंसा वंश भी कहते हैं। यानी अपने पिता को ही मार करके ये गद्दी पर बैठते चले आए। तो इसी तरह से जो उदयायन था वो कितने सन में बैठता है, ये बैठता है गद्दी पर, मगध की गद्दी पे बैठता है 461 ईसा पूर्व में। ठीक है, 61 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। तो उदयायन ने क्या किया कि उदयायन ने सबसे पहले इसने क्या किया कि एक राजधानी बनाई। उसने क्या किया, एक राजधानी बनाई, उसका नाम था पाटलिपुत्र, यानी एक शहर बसाया। ठीक है, पाटलिपुत्र शहर बसाया और इसी को उसने क्या किया, अपनी राजधानी भी बना ली। किसने, उदयायन ने। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि उदयायन के बाद उदयायन का एक लड़का हुआ। उदयायन का एक लड़का था जिसका नाम था नागदशक। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, नागदशक हुआ। ठीक है, और नागदशक क्या करता है, फिर उसके बाद नागदशक गद्दी पर बैठता है। अब हम किसको पढ़ेंगे, नागदशक के बारे में। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि नाग जो दशक था, कौन था, नागदशक का जो आमत्य था, नागदशक का जो आमत्य था, कौन था, आमत्य, और उसका नाम था शिशुनाग। उसके आमत्य शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया, अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद क्या कर दिया, उसे मार दिया। और शिशुनाग जो था, कौन सी, ये 412 ईसा पूर्व में, 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग गद्दी पर बैठा। ठीक है, जब गद्दी पर बैठता है और उसने किस वंश की, उसने फिर किस वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। तो ये इसे कहते हैं शिशुनाग। और इसका कौन हुआ, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबसार। ठीक है साथियों, अब जब शिशुनाग जब गद्दी पे बैठता है तो शिशुनाग ने क्या किया कि सबसे पहले जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, इस पाटलिपुत्र राजधानी को इसने क्या किया, हटा दिया। और पाटलिपुत्र से हटा करके क्या बना लिया इसने, वैशाली। इसने राजधानी क्या बनाई थी, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटा करके क्या कर दिया, इसने वैशाली राजधानी अपनी स्थानांतरित
समाप्त की, इसने शिशुनाग। लेकिन क्या होता है कि शिशुनाग के बाद इसका शिशुनाग का लड़का हुआ, शिशुनाग का जो लड़का हुआ उसका लड़का का नाम था कालाशोक। क्या था? कालाशोक। कालाशोक। जब कालाशोक जो था गद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो जब गद्दी पर बैठता है तो इसने क्या किया कालाशोक ने, कि कालाशोक ने जो राजधानी थी वैशाली ले गया। तो वैशाली से द्वारा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित इसने कर दी। किसने? कालाशोक ने। और कालाशोक ने ये भी कहा जाता है कि 383 ईसा पूर्व में, 300 इसने क्या किया, 383 ईसा पूर्व में एक बौद्ध संगीत भी इसने क्या किया, बौद्ध संगीत का भी इसने संगीत रखी थी। किसने? कालाशोक ने। ठीक है साथियों। अब जो शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदी वर्मन था। इसके बाद इसका जो था वो कौन था, अब देखते आगे। कौन था? नंदी वर्मन। ठीक है साथियों, यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्मन। फिर इस वंश, इसके पतन के बाद फिर आता है कौन सा? नंद वंश। अब नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मनंद था। महापद्मनंद। ठीक है साथियों। और महापद्मनंद किस वंश का था? ठीक है, वो था नंद वंश का। लेकिन नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो धनानंद था। कौन था? धनानंद। धनानंद बहुत क्रूर शासक था और इसने मगध साम्राज्य की जनता को इसने कष्ट देना शुरू कर दिया। और यह भी बताया जाता कि धनानंद ने अपनी सभा में चाणक्य, जो कौटिल्य जिसे कहते हैं कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे, उनको अपनी सभा में इसने क्या किया, उन्होंने अपनी भरी सभा में अपमानित कर दिया। अतः कौटिल्य ने, चाणक्य ने यह सोचा कि मैं कुछ भी करूं और इससे मैं बदला लेकर के रहूंगा। किससे? धनानंद से। और सभा से निकल करके ये चल दिए। जब चल दिए तो जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक बालक मिला। ठीक है, वो बालक अपनी गाय भैंस जो भी हैं उनको चरा रहे थे और एक बालक जो था वो ऊंची सी गद्दी पे बैठा था और राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। तो जो गद्दी पे बैठा था उस लड़का को उसने योग्य देखते हुए चाणक्य ने उसने कहा कि ये लड़का बहुत बुद्धिमान है और इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और ले जा करके इसको मैं राजा बनाऊंगा। और तो वो लड़का जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मां से आज्ञा लेकर के वो अपने साथ उस बालक को ले गए और ले जा करके उसने पढ़ा लिखा करके और धनुष विद्या तमाम तरह की जो युद्ध की नीतियां होती हैं वो सिखाई। अब उसके बाद उसको एक योग्य शासक बनाया। धनानंद के समकालीन एक राजा हुआ था, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर का जन्म साथियों 345 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, नहीं सॉरी
इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। 356 ईस्वी ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म होता है और इसके पिता जो थे, सिकंदर के पिता थे फिलिप। पिता थे फिलिप, जो 359 ईसा पूर्व में 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने। ठीक है। और जो सिकंदर था वो एक महान था। 329 ईसा पूर्व में जब फिलिप की मृत्यु हो जाती है, तो फिलिप की मृत्यु के बाद अब गद्दी पर कौन बैठता है? सिकंदर। सिकंदर की मां और सिकंदर का एक ही अरमान था कि मैं दुनिया को जीतूं, और उसने करके भी दिखाया। लेकिन इसने 326 ईसा पूर्व में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, और भारत के खिलाफ जब सिकंदर ने युद्ध छेड़ा तो यहां पे जो सिंध का राजा था, सिंध का राजा सबसे पहले किससे? पौरस से सामना करना पड़ा। किससे? पौरस। किसको? सिकंदर। जब पौरस से युद्ध हुआ तो पौरस की सेना के पास विशाल हाथी थे और सिकंदर की सेना के पास घोड़े थे, बहुत कट्टर घोड़े थे और उसमें कट्टर हाथी थे। तो जब सेना जब आमने सामने थी तो घोड़ों ने जब हाथियों को देखा तो घोड़ों ने एक विचित्र जानवर देखी, पहले कभी उसने हाथी नहीं देखे थे। तो क्या होता है कि हाथियों के डर से घोड़े थे वो डर गए और सेना को कुचल दिया। किसकी? सिकंदर की सेना। तो पहली बार युद्ध में जो सिकंदर था वो हार गया। लेकिन ये भी बताया जाता है कि फिर उसने दोबारा तैयारी की और तैयारी करने के बाद सिकंदर की सेना ने हाथियों के ऊपर तीरों की बौछार की, और तीरों की बौछार जब की तो जो हाथी थे वो युद्ध के मैदान में विचल गए और सिकंदर पौरस की सेना को उन्होंने क्या कर दिया? कुचलना चालू कर दिया। इसलिए पौरस इस युद्ध में हार गया। जब पौरस युद्ध में हार गया तो पौरस का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के सामने हुआ था? वो हुआ था झेलम। झेलम नदी के किनारे। ठीक है साथियों, इसे झेलम युद्ध के नाम से या हाइडे स्पीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, जब पौरस को सिकंदर के सामने बंदी बना करके लाया गया तो पौरस सिकंदर ने का अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया गया। तो फिर उन्होंने ये कहा पौरस ने कि एक राजा को एक राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो आप करिए। तो उसने क्या, मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर ने कहा। तो फिर वहां पर इन दोनों की मित्रता हो जाती है और उसने खोया हुआ वैभव दोबारा लौटा दिया। किसने? सिकंदर ने। लेकिन सिकंदर मानने वाला नहीं था, उसके दिमाग में चल रहा था कि भारत को कैसे जीता जाए। और उसने फिर सेना को क्या किया? उसकी सेना जो थी ब्यास नदी पे आ जाती है। किस नदी पे? ब्यास पे। जब ब्यास नदी पे आती है तो ब्यास नदी के किनारे जो सिकंदर की सेना थी वहां पे उन्होंने क्या कर दिया? पार होने से मना करने से। अब हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, कई सालों से हमने अपने घर परिवार को, मियां बीवी बच्चों को नहीं देखा है, अब हम आगे लड़ना नहीं चाहते। तो वहां से जो सिकंदर था वापस हो जाता है और जब वापस हो गया स्थलीय रास्ता से होता हुआ। कैसे? स्थलीय रास्ता से। और जाकर के 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में क्या हो जाती है? 33 साल की उम्र में 33
साल की उम्र में मृत्यु किसकी हो जाती है? सिकंदर की। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर ने यह कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुनिया ये देख सके कि ना मैं कुछ खाली हाथ में, ना मैं कुछ लेकर के आया था, ना मैं कुछ लेकर के जा रहा हूं। जब जा रहा हूं तो खाली हाथ, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मरा तब न कुछ लेकर के गया, न लाया न लेकर के गया। ये भी उसके बारे में प्रचलित कहानी है। और धन दौलत उसके रास्ते में बिखरा दी गई, अंबर को भी सोने चांदी से बना दिया गया, लेकिन उसका जनाजा जब निकला तो खाली हाथ से निकला। ठीक है साथियों, ये बात रहती है वहां की। ठीक है, और जो सिकंदर था, सिकंदर की सेना में एक तो थल सेना और जल सेना। तो जो थल सेना का अध्यक्ष था वो था, देखिए, जल सेना और थल सेना। जल सेना का जो अध्यक्ष था वो निर्याकस था, निर्याकस। ठीक है साथियों, और इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ये दो थल सेना और जल सेना के ये सेनापति अध्यक्ष थे, सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस। ठीक है साथियों, और ये अपने देश को लौट गए। अब क्या होता है? अब होता है यह मौर्य साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ तो मौर्य साम्राज्य के उदय में देखते हैं मौर्य वंश। ठीक है साथियों, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो जन्म था वो था 345 ईसा पूर्व में माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ, और यह बताया जाता है कि इसने विशाख दत्त द्वारा पुस्तक, किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से यह पता चलता है कि इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, ब्रसल। और ब्रसल से यह पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो निम्न जाति से था। ठीक है, यानी पशुओं को चराने वाला, ब्रसल मतलब बैल। और जो चंद्रगुप्त, जो चाणक्य की किताब थी, चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था। ठीक है साथियों, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, यानी चाणक्य। ठीक है, अब जब चंद्रगुप्त मौर्य थे वो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब मगध की गद्दी पर बैठते हैं तो फिर क्या हुआ कि इनका जो वैभव था वो काफी प्रतिभाशाली था। इधर जब सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, उसने ये कहा कि मेरे जो मालिक था सिकंदर, उसका एक ही मकसद था कि भारत को लूटा जाए।
तो उसने फिर आकर के क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य की पे उसने क्या किया, आकर के उसने चढ़ाई कर दी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पर उसने क्या किया, चढ़ाई कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, जब दोनों के बीच युद्ध होता है, तो दोनों के बीच युद्ध होता है, तो सेल्यूकस निकेटर था, इसने क्या किया कि 305 ईसा पूर्वक में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, हरा दिया, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। और जब हरा दिया तो फिर क्या किया कि इस युद्ध में इस सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य थे। कौन कौन से थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये जो 4 राज्य थे, ये 4 राज्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को उसको देने थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से ये पता चलता है चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में। ठीक है, और काबुल, कंधार, हेरात तो मकरान ये राज्य दिए थे। और एक लेखक के अनुसार ये भी पता चलता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे अपनी प्रजा से जब मिलने के लिए जाते थे, तो वहां का नजारा ही बड़ा वैभवशाली नजारा था। राजा जब चल बैठता तब तो सोने की पालकी सजाई जाती थी, और कुछ व्यक्ति पेड़ों को लेकर के चलते थे, जिस पर पालतू तोता बैठे रहते थे, और राजा के चारों तरफ चक्कर काटते थे। ठीक है, और महिलाएं हथियारों से लैस होकर के राजा के साथ चलती थी। तो बड़ा ही वैभवशाली वर्णन किया है उसने। ठीक है, इसने इनके बारे में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किसका, वो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा? जैन धर्म, जैन धर्म का इसे अनुयायी कहा जाता है साथियों। ठीक है, और ये भी बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, एम्पियकस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी थे, वो कैसे थे, उपहार में दिए थे। जब 500 हाथी उपहार में दिए थे, और जाकर के 298 ईसा पूर्व में, कितने, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपहास के समय, उपहास का मतलब होता है यानी निराहार रहना, यानी किसी तरह का उपहास के समय इनकी मौत हो जाती। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो प्रिय साथियों, यहां तक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो था इतिहास, मैंने आप लोगों को इस कहानी की तरह समझिए या लिखित के माध्यम से समझिए, वो इस तरह से मैंने इसमें से जो भी परीक्षा की दृष्टि से इसमें से मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे, और इन्हीं से आप लोगों को पेपर में देखने के लिए पूछ लिया जाता है।
खास करके राजधानियां पूछ ली जाती हैं, और खास करके ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, या उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, या शेषनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इस तरह के टॉपिक में उसमें पूछ लेते हैं। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों को शेयर करें, इसलिए अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को देख करके खरे उतरेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।